नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। नहले पे दहला के टक्कर में आपका स्वागत है। शनिवार का दिन है और इस दिन हम टक्कर कराते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच, क्योंकि चुनावी बिसात बीत चुकी है। अगले हफ्ते किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है और पूरे देश में चुनावी माहौल लोगों के साथ चढ़कर बोलने लगा है। ऐसे में नेता क्या बयान दे रहे हैं, नेता क्या बात कर रहे हैं? एयर स्ट्राइक की चर्चा पूरे देश में है। क्या सेना के शौर्य का राजनीतिक इस्तेमाल करना उचित है? आज इसी सवाल पर होगी हमारी बड़ी बहस और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या सेना को चुनावी राजनीति में घसीटना उचित है। सेना के शौर्य की आप बात करें, बहुत अच्छी बात है। सेना के पराक्रम की बात करें, बहुत अच्छी बात है। और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि यहाँ की सेना पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। यहाँ पर पाकिस्तान जैसा माहौल नहीं है कि सेना सरकार चलाए। यहाँ सेना सरकार नहीं चलाती है। ऐसे में अगर सेना का राजनीतिकरण हुआ या इसका चुनावी इस्तेमाल होने लगा तो इसके कितने गंभीर दुष्परिणाम होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि एयर स्ट्राइक को लेकर और चुनावी मौसम में किस किस तरह की बयानबाजी हुई। प्रधानमंत्री आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा थे और राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी सभाएं की। दोनों ने क्या क्या बयान दिए, आइए पहले उनको सुन लेते हैं और उसी के बाद शुरुआत करते हैं हमारी टक्कर की। मेरा प्रधानमंत्री से छोटा सा सवाल, इन सीआरपीएफ के शहीदों को किसने मारा? जैश ए मोहम्मद के चीफ का नाम क्या है? मसूद अजहर। मोदी जी मुझे समझाइए, हिंदुस्तान की जेल से मसूद अजहर को पाकिस्तान किसने भेजा? क्या बीजेपी की सरकार ने इस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जेल से निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा, कांदाहार नहीं भेजा था? क्या आप ये बात भूल गए? हिंदुस्तान की जेल से निकालकर कांदाहार भेजा। ये आप अपने भाषणों में क्यों नहीं कहते? देश के दुश्मनों में भारत के प्रति ये जो सोच बनी है, तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारें थी रिमोट कंट्रोल वाली, उनका रवैया ऐसा था, इसके कारण इनको आदत हो गई थी। साथियों, भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों। अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दिया होता जो भाषा वो समझते हैं। तो आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद आतंक के आकाओं को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है। पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। हम तो चुप थे, हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है इसके समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था देश को खबर पहले हमने की थी। इस बार हम देखते हैं नए तरीके से आगे बढ़ेंगे और वही रोने लगे। आज हमारे देश के भीतर अपने आप को बड़े नेता मानने वाले लोग सत्ता के सिंहासन पर भूतकाल में बैठे हुए लोग जो भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा से दुश्मनों को ताकत मिल रही है, दुश्मनों को ताकत मिल रही है। ये लोग यहां विवादित बयान दे रहे हैं, सवाल भारत के वीरों के पराक्रम पर उठा रहे हैं और उनके निवेदन सुनकर के तालियां पाकिस्तान में बज रही है। तो सीधे चलते हैं सबसे पहले अभय दुबे के पास, क्योंकि विपक्ष को पहला मौका होना चाहिए। पहला मौका मैं अभय दुबे को दूंगा। अभय, प्रधानमंत्री जी ने सवाल उठाया और उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोगों के बयान
पाकिस्तान को बल दे रहे हैं, पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं। क्या सेना के पराक्रम पर सवाल उठाकर पाकिस्तान को बल देना, क्या ये कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी भूल, एक बहुत बड़ी गलती नहीं है? दीपक जी, आजकल रोज सुबह अरुण जेटली जी, जावड़ेकर जी, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की खबरें देखने लगे हैं, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर पढ़ने लगे हैं और हिंदुस्तान के नागरिकों को, हिंदुस्तान के प्रतिपक्ष को पाकिस्तान का नाम ले लेकर बदनाम करने लगे हैं। क्यों आखिर? क्योंकि पूरी तरीके से नियोजित रूप से हिंदुस्तान में संगठित लूट कराई भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आपने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया। अब भाई ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि आपने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया। एयर स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठाया दीपक जी। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, तीनों सेना की, उनसे पूछा गया, सबूत मांगे, प्रश्न किया कि एक सुन लीजिए ना एक मिनट। एक शहीद की विधवा ने यह सवाल किया, उसके आधार पर पत्रकार ने पूछा कि क्या वाकई 300 आतंकियों को मार गिराया गया है? तो सेना ने कहा कि इस प्रकार का कोई मूल्यांकन कभी भी सेना नहीं करती। रैलियों में जाते हैं, अरे इससे ज्यादा दुखद बात है जब ये इतनी बड़ी शहादत हुई, देश के प्रधानमंत्री 3 घंटे तक एक निजी चैनल की शूटिंग में व्यस्त थे, उसके बाद मोबाइल से रैली एड्रेस कर रहे थे, उसके बाद यवतमाल में दिखाई देते हैं, चूरू में दिखाई देते हैं, झारखंड में दिखाई देते हैं। अरे पाकिस्तान हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करता है जब यही गृहमंत्री छत्तीसगढ़ में भाषण दे रहे होते हैं। कांग्रेस ने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। यह था देश के प्रति समर्पण। दीपक जी, आखिरी बात कहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसकी अधिकृत रूप से सेना ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। 2013 का वो पत्र मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा कि शहीदों के चित्र लगाकर, सेना अध्यक्ष का चित्र लगाकर, विज्ञापन देकर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है सेना का, इसको रोका जाना चाहिए। और चुनाव आयोग ने नोटिस देकर इनको कहा कि आइंदा ये काम दोहराया नहीं जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये शिक्षा देते हैं हमको। सेना का राजनीतिकरण इन्होंने किया, चुनाव में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये पीछे छिपना चाहते हैं। मैं सिर्फ 3 सवाल करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से। सेना ने अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तान को परास्त किया। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करूंगा, पाकिस्तान को प्यासा मार दूंगा। आपने कहा था मोस्ट फेवर्ड नेशन, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया समाप्त कर दूंगा। आपने कहा पाकिस्तान आतंकी देश घोषित होगा। पार्लियामेंट में क्यों आप रिजोल्यूशन नहीं लेकर आए? आखिरी सवाल। 2018 चाइना से अनौपचारिक चर्चा के बाद यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल 1267 में अजहर मसूद का मुकदमा क्यों नहीं रखा? किसके दबाव में थे? चाइना ने क्या माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप 60,000 सैनिक जिसका प्रावधान यूपीए की सरकार ने किया था, वो प्रस्ताव को आपने ड्रॉप नहीं कर दिया? तो क्या बात करते हैं? चाइना हिंदुस्तान के जो हिस्सा है कश्मीर का, पाक ऑक्यूपाइड, उस पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है प्रधानमंत्री जी। 1994 को सारे दलों ने पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास किया था कि हर हाल में वो हिस्सा लेकर देंगे। आप एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। उसी जमीन पर आतंकवाद पनप रहा है। प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे दृढ़ता से, कब कार्रवाई करेंगे? रोज पाकिस्तान सीज फायर के वायलेशन कर रहा है। 4000 सीज फायर के वायलेशन हुए। उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? इससे बड़ी क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या सीधे जंग चाहते हैं आप? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या कार्रवाई करेंगे प्रधानमंत्री जी? ये सवाल उठा रहे हैं आप। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक भी करवाई, प्रधानमंत्री ने एयर स्ट्राइक भी करवाई। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसके बाद जो ऑप्शन बचता है वो सीधे युद्ध का बचता है। आप मानते हैं मेरी बात या नहीं मानते हैं? दीपक जी, सेना अपनी कार्रवाई कर रही, हर सरकार को छूट है। मैं एक टॉक शो में था पिछली बार, हुड्डा जी जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने कहा कि 16 बार सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने की है 2001 से लेके 16 तक।
मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सेना अपना काम कर रही, प्रधानमंत्री जी सरकार अपना काम कब करेगी? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में, मैं तो गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अप्रैल 18 के बाद अजहर मसूद का मुकदमा ही नहीं रखा। आपने 60,000 सैनिकों का प्रावधान था माउंटेन स्ट्राइक ड्रॉप, वो ड्रॉप कर दिया चाइना के दबाव में आकर। सरकार अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रही है। चलिए आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं, जवाब ले लेते हैं सैयद जफर इस्लाम जी से। जफर इस्लाम जी, आरोप आप पर भी लग सकता है, आरोप आप पर भी लग सकता है कि आपके जितने नेता हैं, मान लीजिए मैं आपको गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी जो कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष है उनका ही उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले भी स्ट्राइक की है। कितनी बार की है मैं पूरे बारे में आपको नहीं बता सकता, 2 बार के बारे में बता सकता हूं। तो क्या ये आप भी सेना का चुनावी राजनीति में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? और क्या ये गंभीर संकट आने वाले समय के लिए नहीं पैदा कर देगा? देखिए दीपक जी, अगर ये वाकई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकने की क्षमता रखते, देखिए क्षमता तो हमारे वीर जवानों में, लेकिन जो पॉलिटिकल विल की जरूरत थी अगर वो देने में सक्षम रहते तो 26/11 के बाद वो नतीजा नहीं होता जो आज हुआ है। देखिए उरी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक घुस के मारा पीओके में, जब उन्होंने पुलवामा किया तो हमने उनके घर में घुस के मारा, एयर स्ट्राइक किया। इनके पास क्या कहने को कुछ है कि हमने कभी स्ट्राइक किया? ये नहीं कर सकते थे। इनमें वो पॉलिटिकल विल की कमी थी जो कि देश की जो आर्म फोर्सेस को चाहिए थी। और आर्म फोर्सेस आज खुश इसलिए, उनका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि देश में एक ऐसी सरकार है जो क्षमता भी रखती है और घर में घुस के मारने की इच्छा भी रखती है, इसलिए कि वो लोगों को मारे। हमने कभी पाकिस्तान के आर्मी को नहीं टच किया, हमने पाकिस्तान के सिविलियंस को नहीं मारा, लेकिन वहां के जो वहां बैठे फिदायीन जो देश की तरफ नापाक इरादों से और नापाक आंखों से देख रहे थे, हमने उनके घर पे घुस के मारा। इनके पास कोई एक ऐसा मिसाल है जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कार्रवाई की है तो देश की जनता को बताए, देश की जनता इन पे यकीन नहीं करेगी। ये कहते रहेंगे कि हुडा ने ये कहा, उन्होंने वो कहा, लेकिन देश की जनता को मालूम है कि उस वक्त की सरकार वो बिल्कुल ऐसी सरकार थी जिसपे ना तो देश की जनता को कॉन्फिडेंस था, ना तो उसकी आर्म फोर्सेस को कॉन्फिडेंस था। इसलिए हमें इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करना, हम ना पॉलिटिसाइज करना चाहते, लेकिन बालाकोट करने की क्षमता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार में है। हमने दिखाया है कि एक देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। क्या इन्होंने कर पाया था? नहीं कर पाए थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान जिस तरह से अलग थलग अपने को महसूस कर रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह मजबूरन स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि हम उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो भी टेरर आउटफिट उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे 44 सस्पेक्ट को हमने अरेस्ट किया है। क्या इनके समय में ऐसा कुछ पाकिस्तान ने कहा? बल्कि पाकिस्तान हर उस मामले को डिनाई किया। 26/11 के कितने डोजियर इन्होंने भेजे? पूछिए इनसे, क्या कोई कार्रवाई हुई पाकिस्तान में? आज हम पाकिस्तान में जब कार्रवाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के घर में घुस के मार रहे हैं, तो पाकिस्तान को मजबूरन पुलवामा के डोजियर पे एक्शन लेना पड़ा। ग्लोबल कम्युनिटी को हम एक साथ लेके आए। देखिए, इनको डर इस बात का है कि देश की जनता के सामने पूरे तौर से एक्सपोज खड़े हो गए हैं कि इनमें ना वो क्षमता थी, ना वो पॉलिटिकल विल थी, ना इन्होंने कभी आर्म फोर्सेस का मनोबल बढ़ा के रखा है। अब अगर एक आज की सरकार है जिसपे लोगों का भरोसा है कि एक जफर इस्लाम जी, इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की अच्छा किया, आपने एयर स्ट्राइक की अच्छा किया, लेकिन देश पूरा इस बात को जानता है, मोदी सरकार की पॉलिटिकल विल को भी जानता है। सवाल यह कि चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को सत्ता पक्ष भुनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या कारण है इसका? क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत ट्रेंड पैदा करेगा? नहीं, मैं ये बता बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बड़ी अच्छी डिबेट देश में चल रही है। देश में ये डिबेट चल रही है, इसको चाहे कांग्रेस पार्टी माने या कांग्रेस पार्टी अपनी आंखों में पट्टी बांध के कानों में रुई डाल के रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि आज एक डिबेट देश में चल रहा है और डिबेट ये चल रहा है देश क्या डिबेट चल रही है? देश को जनता को महसूस होता है कि पहले देश सुरक्षित हाथों में नहीं था। और दूसरी बात कि अरे देश की जनता जानती है रोड पे खड़े नहीं हो सकते आप। अरे आपने अगर देश के खिलाफ बात की तो आपको लोग छोड़ेगे नहीं। ये 4,000 बंकर बनाने और सुन लीजिए, ये बेवकूफी वाली बात मत कीजिए। जो मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, बात तो करने के लिए मैं भी कर सकता हूँ।
सुन लीजिए, आज जो देश की जनता देश पूछ रहा है, 450 देश बदल चुका है, लीडरशिप बदल चुकी है, कमजोर देश से एक स्ट्रॉन्ग नेशन उभर के आया है, क्षमता पूरे दुनिया ने हमले हो रहे हैं, तस्लीम किया। अभी भी आपके समय में क्या ऐसा कुछ हुआ था का वायलेशन हो रहा है? जफर इस्लाम साहब, सीज़फायर का वायलेशन तो इसलिए होता है कि पाकिस्तान आपके समय में भी होता था, लेकिन पाकिस्तान आज चारों तरफ से दबा महसूस करता है, अरे इसलिए सीज़फायर का वायलेशन करता है। आपका भय, आपका टर्न आएगा। जफर भाई को क्या हुआ कश्मीर में सिविलियन पे, सिविलियंस को मारा, जवाब ले लीजिए। कश्मीर में मैं सिर्फ एक और देश के जो होम मिनिस्टर जो आज बात कर रहे थे कई और सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ चीज मैं नहीं जानता हूं किसके बारे में कह रहे थे, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, लेकिन हमने देश में भी सर्जिकल स्ट्राइक टू किया। ये बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इसलिए कि जिन लोगों को ये खाना खिला के आराम से बिरयानी खिला रहे थे कश्मीर में और सिविलियंस को मार रहे थे, हम उन लोगों के जिसके इशारे पे नाच रही थी सरकार यूपीए, हम उन लोगों के साथ कार्रवाई कर रहे हैं जो पाकिस्तान के इशारे पे देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। उन गद्दारों को हमने घर से निकाला और अब जेल के सलाखों में डाला है, और जो लोग भी देश के साथ गद्दारी कर रहे थे उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा हमने उनको देने की कोशिश की है। इनके समय में उन लोगों का सरकारी गेस्ट बना के रखा था, सरकारी मेहमान बना के रखा था, और पूरी सपोर्ट जो है वो कांग्रेस आई और कांग्रेस यूपीए सरकार वो उनको दे रही थी। आज ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक टू देश के अंदर गद्दारों के साथ भी किया है। ठीक है, मैं अभय, मेरा सवाल और बड़ा सीधा सवाल है, जनरल डीएस हुडा अब आपके साथ है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस वक्त वो डीजीएमओ थे, उसी सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे, कुछ ने सबूत मांगे थे, कुछ ने माना नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कुछ ने उसको अंडर प्ले करने की कोशिश की थी। अब वही जनरल हुडा कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के में अधिकृत तौर पर वो शामिल हो चुके हैं। क्या अब आप उनकी बात मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक उरी हमले के बाद हुई थी? आप मानेंगे और अपनी पुरानी गलती के लिए देश से माफी मांगेंगे कि हमने जनरल हुडा ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस पर सवाल उठाए? देखिए दीपक जी, मैं ये मानता हूं सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से कोई सवाल नहीं खड़ा किया। अगर किसी नेता ने किया, जैसे अभी येदियुरप्पा कुछ बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम उसको ओन नहीं करते, वैसे कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, और मैं मानता हूं किसी को इस पर राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहिए। एक छोटा सा मैं उत्तर देना चाहता हूं, मैं इनको बताना चाहता हूं अधिकृत रूप से, आप टैली कर लीजिए, अगर गलत जानकारी देता हूं तो डिफेमेशन का सूट कीजिए। 21 जनवरी 2000 नडाला एनक्लेव नीलम नदी के पार जाकर, सीमा के पार जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की। 18 सितंबर 2003 वो बरोह सेक्टर पुंछ में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की। 19 जून 2008 भट्टल सेक्टर पुंछ सीमा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 30 अगस्त 1 सितंबर 2011 शारदा सेक्टर केल में नीलम नदी घाटी के पार, सीमा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। 6 जनवरी 2013 पात्र चेक पोस्ट, 27-28 जुलाई 2013 नाजी पार सेक्टर, 6 अगस्त अरे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, रखिए दीपक जी, इनके बीच में नहीं बोला, मनोबल बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, इनको बोलने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखिए आप। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं जफर भाई को भी रोकूंगा। जफर भाई, मेरा इनसे एक सवाल है अभय दुबे जी से। अभय दुबे जी, अगर सेना ने इतना पराक्रम किया था और आपकी सरकार ने इतनी बड़ी पॉलिटिकल विल दिखाई थी और इतनी सारी सर्जिकल स्ट्राइक अगर 2004 से लेकर 2014 के बीच में हुई थी, तो देश को इस जानकारी से वंचित क्यों रखा गया? मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, आपने सेना के शौर्य को क्यों दबा के रखा? उस वक्त तो चुनाव भी नहीं थे जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। नहीं, देखिए दीपक जी, हमेशा से देश की यह मान्यता रही है, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी घोषित नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं इसके इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस क्या होते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी देश
ऐसी कार्रवाइयों का डिस्क्लोजर नहीं करता है। लेकिन भारत ने जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की कोई इंटरनेशनल इंप्लीकेशन नहीं हुए, सभी देश उल्टे भारत के साथ खड़े थे कि भारत को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ये भारत के नए ग्लोबल पावर की बात कहता है। और अगर आप ये कहते हैं कि इसके ग्लोबल इंप्लीकेशन होते, इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस होते, तो इसका मतलब भारत में उस वक्त ग्लोबली उतनी कुव्वत नहीं थी, वो अपने आप को स्टैंड नहीं करता। अगर वो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता और बाकी देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाते, इसका मतलब हमारी डिप्लोमेसी में कोई खामी थी। देखिए दीपक जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक आपको क्या लगता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या इन चीजों की भनक नहीं लगती है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना वो कभी कभी नुकसानदायक होता है। आज हुआ क्या है जानते हैं आप, पाकिस्तान पर किस बात का दबाव है? पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला करने की कोशिश की F-16 से, F-16 अमेरिकन सीनेट ने इस बात का विरोध किया था कि पाकिस्तान पर भरोसा करने लायक देश नहीं है, तो 72-24 का वोटिंग हुआ और पाकिस्तान को दिए, लेकिन वो दिए थे काउंटर टेररिज्म के लिए। उसने भारत के खिलाफ हमले में प्रयुक्त किया, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ गया और हम लोगों के लिए इसलिए सार्थक पल हुई कि ये अनाउंस किया भारत की सेना ने कि ये नॉन मिलिट्री प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक है। इसका अर्थ यह है कि आतंकी घटना होने की आशंका में कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हमला अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो पूरे देश और दुनिया को बताने की हिम्मत क्यों नहीं थी? मुझे बताइए आपने अगर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पूरे देश और दुनिया को बताने की हिम्मत क्यों नहीं थी? क्या आप इंटरनेशनल रेमिफिकेशन से डर गए? क्या आपको ये लगा कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह देता है तो दुनिया के बाकी देश उसको दबा लेंगे? यानी हमारी ग्लोबल आउटरीच बेहद कम थी। देखिए आज भी समझना पड़ेगा आपको, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो अब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा दीपक जी। रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक पोलराइजेशन है। अमेरिका भी अप टू सम एक्सटेंट इंक्लिनेशन दिखा रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि वहां पर अफगान में तालिबान को विड्रॉ करने में पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, इसलिए अमेरिका। तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो होता है जिसमें हर संभव कोशिश करके हिंदुस्तान एक है। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम सब लोग दृढ़ता से एक साथ खड़े हुए थे। यह क्रम इसलिए प्रारंभ हुआ दीपक जी कि चुनावी रैलियों में भारत के प्रधानमंत्री, जब पूरा देश एक साथ खड़ा है, अमित शाह साहब गृह मंत्री विपक्ष को के प्रति बुरा बर्ताव करते हैं, कहते हैं देखिए साहब कुछ नहीं किया इन लोगों ने, हमें देखिए वोट दीजिएगा। तब प्रतिपक्ष को लगा कि शुद्ध रूप से राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसका जवाब देना जरूरी है। सेना के साथ, सरकार के साथ हर उस निर्णय में आज भी देश का प्रत्येक आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया है। आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया है। जफर इस्लाम जी से वही बात पूछूंगा, लेकिन अभय जी मुझे सिर्फ एक 30 सेकंड के ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद तो नहले पे दहला टक्कर में हम बात कर रहे हैं कि क्या सेना को चुनावी राजनीति में घसीटना उचित है। दोनों पार्टियां चुनावी राजनीति में सेना को घसीट रही है। एक सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई थी और उसके बाद एक एयर स्ट्राइक 2019 में हुई है। भारतीय सेना ने साहस और शौर्य का काम किया है, लेकिन अब पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे थे। सवाल यह है कि क्या उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी? अगर करी थी, जैसा कि अभय दुबे दावा कर रहे हैं, तो सरकारों ने उस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में देश को जानकारी क्यों नहीं दी थी? सैयद जफर इस्लाम साहब, क्या कारण है कि कांग्रेस की सरकारें उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक अगर उन्होंने करी थी तो ये जानकारी देने से देश को हिचक रही थी? देखिए दीपक जी, दोनों बातें कहता हूं। अगर ये करी थी, जिसकी सच्चाई कोई नहीं जानता है कि बिल्कुल नहीं की थी, किसी ने आज तक क्लेम नहीं किया सिवाय कांग्रेस पार्टी के कि कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह का क्या बात करते हैं के खिलाफ या पीओके। आप गूगल कर लीजिए, सेना अध्यक्षों को, पूर्व सेना अध्यक्षों ने सबने कहा है। जनता को बताते हैं। एक मिनट, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। सुन लीजिए, क्या बात करते हैं आप, झूठ मत बोलिए। दीपक जी अभी गूगल कर लिया, आपको पता लग जाएगा उनका स्टेटमेंट पूर्व सेना अध्यक्ष का।
सुन लीजिए, अरे आप तो स्टेटमेंट ही लेके ढूंढ रहे भाई। बताते कि देश के प्रधानमंत्री बताते क्या उचित होता है दुबे जी। यही सवाल लेके मैं जफर इस्लाम जी के पास जाता हूँ, एक एक करके जवाब दीजिए, बेहतर होगा। उनको से प्रूफ मैं देखिए, बीच में इंटरप्ट करने के लिए मना कीजिए इनको। मैं कह रहा हूं कि आज पूरे दुनिया में इस बात को लोहा मनवा लिया है कि हिंदुस्तान एक बदला हुआ हिंदुस्तान है। इट्स ए स्ट्रांग नेशन। देश में जो शक्तिशाली जो सरकार है उसने पूरे दुनिया में इस चीज को मनवाया है कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसलिए आप देखिए, हिंदुस्तान आज तक 2014 से किसी भी मुल्क के सामने नहीं झुका है। अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ाई की है और अपने इंटरेस्ट के सेफगार्ड करने के लिए किसी भी देश के साथ हम सीधे सीधे खड़े रहे हैं। तो इससे दुनिया ने मान लिया है कि आज बदला हुआ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया ने पहचाना है। दूसरी बात, हर प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री ने अपील की ग्लोबल कम्युनिटी से कि टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान में है, जो टेररिज्म को पूरा हार्बर और उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान दे रहा है। तो जो पनप रहा है और टेररिज्म उसके सरगना वहां रह रहे हैं, ऐसे में दुनिया को इस चीज का इल्म देने के काम जो है प्रधानमंत्री ने किया हर प्लेटफॉर्म से। आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं इस बात को तो पूरी दुनिया एक साथ उनके साथ खड़ी रहती है। और इस चीज का मुजाहरा हमने किया जब यूनाइटेड नेशन में भी टेररिज्म के खिलाफ जब वोटिंग हुई तो पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पाया गया और हर वोट हमारे फेवर में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज उनके पाकिस्तान के जो बड़े ट्रेडिशनल पार्टनर्स होते थे, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो या और भी कोई यूएई हो, आज देखिए उन लोगों का भी साथ हमारे साथ है। जहां तक टेररिज्म को लेकर है हमारे साथ खड़े हैं। उनका बयान भी हमारे फेवर में आता है और उनका कंडेमनेशन भी हमने बराबर उन्होंने पाकिस्तान का किया है टेररिज्म के लिए। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है और उस वजह से हुआ कि ग्लोबल कम्युनिटी ने रियलाइज किया कि हिंदुस्तान में जो एक विक्टिम है हिंदुस्तान टेररिज्म का और पाकिस्तान इसके लिए पूरे तौर से रिस्पॉन्सिबल। ये क्षमता जो इनमें नहीं थी और ये कमिटमेंट नहीं थी कि दुनिया को में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करे, वो न या अलग थलग करे और पाकिस्तान को मजबूर करे घुटने टेकने पे और वहां पर उन पे कार्रवाई करने के लिए। आज हमने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम सीधा ठोक के कहते हैं हमने किया और अपने देश के सुरक्षा के, अपने देशवासियों के सुरक्षा के लिए किया। कुछ नापाक आंखें हमारी तरफ देख रही थी, जो उनके फिदाइन लोग जो हमारे अटैक करने वाले थे, हमने उनको मारने का काम किया। ये देश की पूरी दुनिया को हमने बताया सीना ठोक के, लेकिन इनमें ये नहीं, ये हमसे सवाल कर रहे हैं प्रूफ दो, मनोबल गिरा रहे हैं आर्म फोर्सेस का, प्रूफ दो। अरे भैया कितना प्रूफ दे आपको? आप प्रूफ मांग के देश की जनता ने आपको बिल्कुल इस लायक कर दिया है कि अभी आपको आपके बारे में प्रूफ देना पड़ेगा कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी कभी। ये हालत में आप आ गए। आपको मालूम है देश की जनता ने आपको नकार दिया है और इस मुद्दे पर खास के बालाकोट पे आपने जिस तरह के सवाल खड़े किया पाकिस्तान के अभय दुबे जी सीधा सवाल आपके लिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक एयर स्ट्राइक हुई, उरी का हमला हुआ, पठानकोट का हुआ और उसके बाद पुलवामा का हुआ। मेरा सीधा सवाल है, जब 26/11 का हमला हुआ था तो लगभग 170 लोग मारे गए थे। 4 दिन तक 3 रातों तक मैंने खुद ने ताज होटल के बाहर से रिपोर्टिंग की थी। हमने देखा था कि वो सिर्फ हिंदुस्तान पर हमला नहीं, पूरी दुनिया पर हमला था, क्योंकि कई देशों के लोग मारे गए थे। इसके बावजूद कि वो 10 आतंकी पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने डोजियर भेजने के सिवा कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया। क्यों? क्या उसके बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? अगर हुई थी तो अभय दुबे जी आज खुलासा करिए। अगर आपने गूगल किया है दलवीर सिंह सुहाग का बयान तो आप बताइए कि क्या 26/11 के बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी? जी बिल्कुल की थी। और मेरे साथ जितने भी शो में सेना के लोग रहे हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उस घटना के बाद भी हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हां, एयर स्ट्राइक नहीं की। 2001 पार्लियामेंट में जब हमला हुआ उस समय भी हमारी सेनाएं तैयार थी, मगर सर्जिकल स्ट्राइक कब और कहां हुई थी अभय दुबे जी? अगर आप जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो फिर एक ही सांस में यह भी बताइए कि यह सर्जिकल स्ट्राइक कब और कहां हुई थी और किसने करी थी
भारतीय सेना ने की थी, पाकिस्तान के खिलाफ की थी। मैंने सिलसिलेवार अभी आपको बताया, फिर मैं निकाल कर सेना की किस टुकड़ी ने करी थी? सेना की किस टुकड़ी ने करी थी? किसके खिलाफ करी थी? ये भी बताइए। जिस एरिया में मैं बिल्कुल बता रहा हूं मैं, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, वापिस खोलता हूं मैं उस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि मोबाइल में है, वो मेरे गाड़ी में रह गया। दूसरा मैं आपको डेट भी बता दूंगा। बड़ा सवाल आज क्या है जानते हैं दीपक जी देश के सामने? भारत की बता दीजिए ना, अगर इतना बड़ी कार्रवाई अगर भारत सरकार ने की थी 26/11 के बाद, तो आपको तो जुबानी याद होना चाहिए। प्रामाणिक हम तो सोचते ही रह गए, हम तो देखते ही रह गए। नहीं मेरे जफर इस्लाम की क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 26/11 के बाद? ये बताइए, क्या आपने कभी सुना कि 26/11 के बाद मनमोहन सरकार ने का कदम मेरे पास? अरे अब तो इनको तो देश के आर्म फोर्सेस से सबूत चाहिए। इनको पाकिस्तान जो एनिमी कंट्री है, दुश्मन मुल्क, उससे भी इनको सबूत मिल जाता है। अरे बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे। 26/11 के बाद आपने हाथ पे हाथ धरे रहे। शर्म कीजिए, सेना के अधिकारियों ने जो तथ्य दिए उसको झूठा बताते हैं, सेना के खिलाफ वक्तव्य देते हैं। अरे डोजियर पे डोजियर भेजते रहे, नहीं डोजियर, अरे डोजियर पे डोजियर भेजते रहे और बिरयानी खाने के लिए अपने लोग भेजते रहे। जब प्रधानमंत्री आए तो कैसे चेंज करे? प्रधानमंत्री की सरकार गिराए, बीजेपी की सरकार गिराए इसका नाटक करने के लिए और इसका जो उसको बारे में प्लान करने के लिए। अरे आईएसआई को बुलाया आप लोगों ने, बिरयानी खिलाई, वहां षड्यंत्र किया, उसको पठानकोट बुलाया। आप सारे कामों में नाकामयाब हुए। प्रधानमंत्री भारत के कोशिश की मोदी जी की सरकार गिराने की, आपने कोशिश की हमारे प्रधानमंत्री किसी तरह से अटैक नहीं करे, लेकिन आपने सोचा कि आप इसका जो है मनोबल गिरा दे। आप सब कुछ कर लीजिए, आप सब कर लीजिए, लेकिन सुन लीजिए दीपक जी, आप कितना भी कोशिश कर ले मनोबल गिराने का आर्म फोर्सेस का, ये सरकार और देश की जनता बैठी उनके साथ चट्टान के साथ खड़ी है, चट्टान की तरह खड़ी है। आप जैसे लोग जो देश के जवानों का मनोबल गिरा सकते हैं, हम उनका मनोबल बढ़ाएंगे ताकि एक नहीं अनेक सर्जिकल स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे और दुनिया ने मान लिया कि अब जिस तरह से इजराइल करता था अब हिंदुस्तान भी करेगा। पाकिस्तान को एक डर हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं भाई कि रात भर नींद नहीं, खौफ रहा। आप समझते हैं खौफ का मतलब? प्रदेश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कह रहा रात भर खौफ में रहा कि कब मिसाइल आ जाए हिंदुस्तान से। आप ये सुनिए, अरे क्या पूरी दुनिया को बोला, बताइए आप कुछ कहना चाहते हो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, सीक्रेट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में? इससे बड़ा भी सुन लेते हैं, अभय को सुन लेते हैं, वो कोई तथ्य रखना चाहते हैं, अभय को सुन लेते हैं। अभय बोलिए। नहीं, देशद्रोही तो मत बनो दीपक जी। 30-31, अरे देशद्रोही आप लोग हो, क्या बात करते हो आप पाकिस्तान की सेना का पैसा खाकर आपके कार्यकर्ता देशद्रोहियों की तरह बात कर भाई। आप लोग जिस तरह से आज कह रहे हैं सुर्खियों में पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, यादव की बालाकोट आप लोग जैसे लोगों के साथ भी होना चाहिए। देश के खिलाफ देश से बालाकोट पाकिस्तान में बैठे प्रधानियों के साथ, हमको देश के अंदर गद्दार जो बैठे हैं ना, मनोबल गिराना चाह रहे हैं, उनके साथ भी किया हमने। झूठ कुछ लोग और हैं जिनके साथ भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। देश की जनता आप जैसे लोगों के साथ कार्रवाई करेगी। आप याद रखिए, हमने बालाकोट किया, देश के बाहर देश के अंदर आप जैसे लोग। अभय आप बताइए, 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप फैक्ट्स बता रहे थे, बताइए। मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूं। जी इनके पास ये झूठ का पलंदा है। ये सर्जिकल स्ट्राइक का मेरे पास पाकिस्तान की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। जो अरे सुन लीजिए अब, अरे सुनने का साहस रखिए। अरे खुद से बनाया क्या? आपको खुद से बनाया क्या? कांग्रेस सरकार अरे खुद से बनाया क्या? 19 जून 2008 भट्टर 30 अगस्त 1 सितंबर 2013 नाजीपीर सेक्टर, 6 अगस्त 2013 नीलम घाटी सीमा के पार जाकर 14 जनवरी 2014 देख लीजिए। अरे ये वो लोग हैं। अच्छा, इस पे 2013 आप जून 2008 का बता रहे हैं। अभय दुबे जी आप जून 2008 का बता रहे हैं। आप जून 2008 का बता रहे हैं। 1 मिनट सुन लीजिए।
आप जून 2008 का बता रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक 26 नवंबर, माफ कीजिएगा, मुंबई हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था। अपने कम से कम तथ्यों को, अपनी डेट्स को तो तय कर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 26/11 को हमला हुआ और जून में आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे भैया 26/11 के बाद क्या हुआ? मुंबई में ताज पर हमला करेंगे। झूठ कितना बोलोगे? दीपक जी, अब जवाब देने का अवसर दीजिए। मैंने हमारी सरकार के समय बताया है, तो आपको जब मैंने 19 जून 2008 का बताया, 30 अगस्त, 1 सितंबर 2011, और वो था शारदा सेक्टर केल में, सीमा के पार जाकर। अरे 2008 में हमला हुआ, उसका बदला आप 2011 में ले रहे हैं। 2008 में सुनिए 2008 में मुंबई पर हमला हुआ, मुंबई का नहीं पूरी मुंबई पर हमला हुआ और आप उसका बदला 2011 में ले रहे हैं। इतनी प्रॉम्प्ट एक्शन थी, इतनी प्रॉम्प्ट एक्शन थी। अरे साहब, हमला हुआ 2008 में, बदला ले रहे हैं लगातार 2008 से लेकर 14 तक की। प्लीज दीपक जी, 2008 से लेकर 2014 तक में मैंने सारी, मैंने तो आप क्षमता है, ताकत है, इच्छा शक्ति थी नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरी तारीखें भी सुन लीजिए, मैं फिर दोहरा देता हूं। बताइए आपको 19 जून 2008 भट्टल सेक्टर, 30 अगस्त, 1 सितंबर 2011 शारदा सेक्टर केल में, नीलम नदी घाटी, 6 जनवरी 2013 8 से 11, 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26/11 के बाद मनमोहन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अभय दुबे जी ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। 4 सालों तक पाकिस्तान को एक घटना के लिए सबक सिखाया गया दीपक जी, और ये सर्जिकल स्ट्राइक भी बहुत गंभीर सीरियस नेचर की थी। पाकिस्तान कुछ करना था 2008 में कर देते, 2008 में नहीं कर सकते थे तो 2009 में कर देते, 2009 में कुछ नहीं कर सकते थे तो 2010 में कर देते, 2011 में क्यों किया आपने सर्जिकल स्ट्राइक? 2008 के बाद सीधे 2011। अरे 2008 में भी की दीपक जी 2008 में 19 2008 बताइए ना 2008 की, जो 2008 की तारीख आप बता रहे हैं वो 26/11 से पहले की तारीख है, जून की तारीख है, जून की तारीख है, जून की तारीख है ये। अरे दीपक जी, जून की तारीख है, जबकि 26/11 नवंबर में हुआ था। अरे दीपक जी, सितंबर, उसके बाद 2013, उसके बाद 14 लगातार सर्जिकल स्ट्राइक है, और ये वो है जो वीके सिंह साहब ने स्वयं कहा उन वक्तव्यों को नहीं कर पा रहे हैं। अब आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। आज आप तारीखें बताकर गलत ट्रैप में फंस गए हैं, लेकिन मैं कठिन सवाल सिर्फ आपसे नहीं पूछूंगा, जफर इस्लाम साहब से भी पूछूंगा। जफर इस्लाम साहब अगर शौर्य सेना ने किया है, अगर पराक्रम सेना ने दिखाया है, कि सेना कमजोर थी भारत की? फायदा आप क्या कहना चाहते हैं? भारत की सेना कमजोर थी उस समय? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सेना कमजोर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सेना को जो आदेश देते हैं उनमें पॉलिटिकल विल की कमी थी, उनमें पॉलिटिकल विल की कमी थी। वो सेना के अधिकारियों से मैंने बात की है, उन्होंने कहा ग्लोबली भला हो सके, हमको सलाह दी जाती है, हमको मौके पर निर्णय लेना होता है, और सेना कैपेबल होती है उस डिसीजन के लिए, उसको सरकारों की बाट नहीं जोनी होती है। ये ब्रिगेडियर मेरे साथ थे डिबेट पे, उन्होंने कहा ये सर्कमस्टेंशियल होता है। अभय दुबे जी, अगर आप इस पर बहस करेंगे मैं आपको बिल्कुल कॉर्नर लेना चाहता, लेकिन आप इस पर जितने शब्द आगे बोलेंगे आप फंसते जाएंगे, आप फंस जाएंगे। करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। कोई भी सेना बिना पॉलिटिकल क्लियरेंस के किसी भी तरह का कोई कदम नहीं लेती है। जो देश के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझते हैं, सेना को सेना संपन्न होती है जब वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है। मुझे बताइए, एक बात समझ लीजिए दीपक जी,
भारत के दीपक जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई तर्क नहीं है। घंटे तक पिक्चर की ये लोग को उसके बाद 5:15 पर एक राजनीतिक सभा को संबोधित कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, 6 घंटे झूठ है, मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो गलत किया। मैं मानता हूं कि उन्होंने अगर ऐसा किया तो गलत किया, लेकिन आप ये बताइए कि 26/11 के बाद आपने क्या किया? मैं तो सिर्फ 26/11 के बाद का हिसाब मांग रहा हूं आपसे। बिल्कुल 26/11 के बाद का हिसाब मैंने 14 तक दिया। हमारी सरकार रहने तक कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की सीमा के पार जाकर ये बताया मैंने आपको। अब आप उस सेना के अधिकारियों के वक्तव्य पर भरोसा नहीं करना चाहते। वीके सिंह तत्कालीन सेना अध्यक्ष जब हमारी सरकार के समय उन्होंने कहा, उस पर भरोसा नहीं करना चाहते। मैंने कहा आपको सिलसिलेवार 2014 तक जनवरी तक सर्जिकल स्ट्राइक की सेना ने, ये सेना के अधिकारियों ने कहा, उसके आधार पर हमने वक्तव्य बनाया। फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, 26 नवंबर 2008 के बाद पहली सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई? अभय दुबे जी आप बताइए, तारीख बताइए। माफ कीजिए, आपको कॉर्नर कर रहा हूं, लेकिन आप खुद फंस चुके हैं अपने जाल में। मुझे बताइए 26/11/2008 के बाद, 26 नवंबर 2008 के बाद पहली सर्जिकल स्ट्राइक आपके हिसाब से 2011 में हुई, तो 2008 से लेकर 2011 तक भारत की सरकार और भारत की इतनी पराक्रमी सेना हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? नहीं, ये वो बड़ी कार्रवाइयां हैं जिनका मुझे भी समझ हुआ है। सेना पिनिटिव शिफ्टिव, ये कहा सेना के अधिकारियों ने कि पिनिटिव स्ट्राइक करने का तरीका सेना का है। जब भी ऐसी बड़ी घटना होती है तुरंत सेना प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, वो सरकार के भरोसे नहीं बैठती दीपक जी। वो अथॉरिटी इतनी होती है सेना के पास कि तत्कालिक जो निर्णय लेने होते हैं वो सेना के अधिकारी मौके पर लेते हैं। वो बाट नहीं जोते कि प्रधानमंत्री पिक्चर की शूटिंग खत्म करेंगे उसके बाद आदेश देंगे। मैं आपका बड़ा पुराना दोस्त हूं, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि सेना और सरकार का कंट्रोल एंड कमांड स्ट्रक्चर आप एक बार पढ़ लें। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है या ऐसी किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करनी है तो उसको प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के लेवल से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। लेकिन खैर हम इस बहस में और नहीं जाते, लेकिन आपके जवाब को जिन्होंने भी सुना होगा वो समझ गए होंगे कि 2008 के बाद क्या हुआ। लेकिन आखिरी सवाल मेरा सैयद जफर इस्लाम जी से ये है कि जफर इस्लाम जी बहुत अच्छा काम किया सेना ने, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल आप बंद कर दीजिए। देखिए दीपक जी, बिल्कुल सही सलाह है आपकी और मैं इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, हमारी पार्टी इत्तेफाक रखती है, हमारी सरकार इत्तेफाक रखती है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा, इस बारे में हमने कोई इस पर ढिंडोरा नहीं पीटा। पाकिस्तान ने सबसे पहले ट्वीट किया और इसका खंडन करने वाले जो हैं आपके सामने इस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये सबूत मांगने की कोशिश करे। अरे जब हमने मारा है तो आर्मी और अभी तक भी 5-6 की शहादत अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ कह दिया। ये डरपोक लोग ने देश को बिल्कुल चूड़ियां पहना के रखी थी। अब इस देश में पता चल गया है नहीं इतना बढ़ चढ़कर भाषण निर्णायक और डिसिसिव एक्शन जो है, डिसाइसिव एक्शन हम ले रहे हैं। पाकिस्तान पर सेना के अधिकारी बता रहे हैं कि अगर आप दबाव बनाकर नहीं रखा तो ये एग्रेशन और बढ़ेगा। 11 के बाद हाथ धरे बैठे थे भाई, कि जम्मू इसलिए कि तुम में पॉलिटिकल विल की हमारी सेना बहुत सक्षम है, सेना को अलगाववादियों को धन्यवाद करने वाले लोगों बहुत मजबूत है, लेकिन तुम्हारा दिल मजबूत था। प्रधानमंत्री के सामने उनने धन्यवाद किया। आपका दिल मजबूत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर आपने आप वोट बैंक वहां से परिस्थितियां बिगड़ना चालू हुई। आप अलगाववादियों को स्टेक होल्डर बनाकर इंटरटेन करते रहे। आपने कहा कि 370 नहीं हटेगा। आपने कहा जिस तरह से समाज में को रिव्यू करेंगे, समाज में को आपने तोड़ के रखा है, उससे समझ में आता है। अच्छा, हमको यही दुनिया में इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि अगले हफ्ते चुनावों की घोषणा होने वाली है। जाहिर है जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो पॉलिटिकल स्टेज बहुत हाई होंगे और दोनों पार्टियां अपने अपने ढंग से जनता को समझाने की कोशिश करेंगी। लेकिन फिर भी हमारी देश की इन
राजनीतिक पार्टियों से अपील है कि सेना का चुनावी इस्तेमाल जितना ना हो उतना बेहतर है, क्योंकि भारतीय सेना अभी तक अराजनीतिक है और ये सेना अराजनीतिक बनी रहे तभी हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा।